तेजा दर्शन समिति, सम्मानित मंच, सालवा ग्राम के आसपास से आए हुए बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है मेरे लिए कि मुझे इस प्रोग्राम के अंदर में आमंत्रित किया गया और आप लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया। मैं समय की वैल्यू को समझता हूं। अभी रात की 10 सवा 10 बज चुकी है। आप सभी को भी घर जाना है, समय थोड़ा डिले हो गया है। मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों के अंदर में आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये सब चीजें भी जरूरी है कि हम अपने समाज के अंदर में, हमारी जो आने वाली पीढ़ियों के अंदर में एक वैल्यूज को डेवलप करें, बहुत जरूरी है। बट समय को समझते हुए, आज की समय के मांग के मुताबिक हमको शिक्षा के ऊपर में जोर देना पड़ेगा, तभी जाकर के हम जो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसके अंदर में आज हम जी रहे हैं उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे हाथ में 1950 के अंदर में आया और उससे हमको जो लिबर्टीज मिली, उस लिबर्टीज का पूरा फायदा तभी उठा सकते हैं जब हम शिक्षा के ऊपर में ज्यादा ध्यान दें। मैं सिर्फ 2 उदाहरण देकर के आपको शिक्षा की वैल्यू को समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है, एक इजराइल देश है जो कि साइज के अंदर में देखा जाए तो हमारे इंडिया के केरला स्टेट से भी छोटा है। केरला की जो एरिया है उससे इजराइल का एरिया छोटा है, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में देखे जाए तो। उसकी खासियत यह है कि वो यहूदी देश है और यहूदियों को हिटलर के तंग करने के बाद, हिटलर का उसके ऊपर में जब बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ और उसने जो उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, उस नस्ल को खत्म करने की कोशिश की, उसके बाद वर्ल्ड के लोगों ने यह तय किया कि यहूदी इजराइल के तो मेंबर रहेंगे ही रहेंगे, परंतु वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाएंगे तो भी उनको राष्ट्रीयता मिलेगी और उनको इजराइल की राष्ट्रीयता खत्म नहीं होगी। जबकि दूसरी जगह यह होता है कि जिस अलग देश में जाकर के हम बस जाते हैं तो वहां की राष्ट्रीयता मिलने के बाद जो उसकी ओरिजिनल राष्ट्रीयता खत्म हो जाती है। यहूदियों को ये उनकी दोनों जगह की राष्ट्रीयता लागू है। यहूदियों का एक बहुत सम्मेलन हुआ था, बहुत बड़ा, 1918 में, और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा साइंटिस्ट भी उसके अंदर में शामिल था। विश्व का इतना बड़ा वैज्ञानिक उसके अंदर में शामिल था। पूरे वर्ल्ड से यहूदी आए और यहूदी बहुत सारे ऐसे कई किलोमीटर एरियाज के अंदर में यहूदी इकट्ठे हो गए पूरे वर्ल्ड के। इकट्ठे होने के बाद जब वो आए हैं तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ चंदा भी इकट्ठा कर लें। उन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। चंदा इकट्ठा करने के बाद इतना ज्यादा चंदा हो गया कि चंदा करने वाली कमेटी ने बाद में सोचना शुरू कर दिया कि इस पैसे का करें क्या। उस सम्मेलन के अंदर में अनाउंस किया गया कि अपने सजेशन दो कि हम इस पैसे का क्या करें। करते करते उनके अंदर में एक सजेशन आया कि हमारा जो सिनागॉग है, यहूदी धर्म का सबसे बड़ा मंदिर होता है, जैसे गोल्डन टेम्पल है सिखिज्म के लिए, या हमारा अयोध्या टेम्पल है, या किसी प्रकार का मक्का मदीना है मुस्लिम्स के लिए, इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे धर्म का सिनागॉग बना दिया जाए इतना बड़ा, और पूरे यहूदी लोग आएंगे और दर्शन करेंगे और हमारी पहचान बनेगी। उन्होंने कहा ठीक है, बना दो, इतना बड़ा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा सिनागॉग बन जाएगा। थोड़ी देर के अंदर में एक पढ़ा लिखा यहूदी खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ में खड़ा हुआ और कहा कि यदि आप मेरा कहना मानो तो मैं एक सजेशन दे दूं आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप दो अपना सजेशन। उन्होंने सजेशन दिया कि भाई हम सिनागॉग की जगह, सिनागॉग तो बहुत छोटी सी जगह में बन जाएगा, आस्था का विषय है, आस्था हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं, एक छोटे जगह पे भी कर सकते हैं, इतना सारा पैसा इकट्ठा हो रखा है, क्यों नहीं हम एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना दें और उसका जो पैसा बचेगा उस पैसे को एक कॉर्पस डेवलप कर दें। इतना पैसा जमा हो जाए कि उस विश्वविद्यालय की मेंटेनेंस भी हो जाएगी, उस विश्वविद्यालय के जितने प्रोफेसर हैं वो भी हायर हो जाएंगे और उस विश्वविद्यालय में आने वाले पूरे वर्ल्ड के यहूदी बच्चे
जो पढ़ेंगे वो फ्री के अंदर में एजुकेशन ले लेंगे, उनका इंटरेस्ट ही हमारे लिए काफी होगा। उनके सजेशन को माना गया कि यस, बहुत अच्छा सजेशन है, पढ़ी लिखी कौम थी तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल एक्सेप्टेड है। और 1918 के अंदर में एक हेब्रू यूनिवर्सिटी HUJI हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम का निर्माण शुरू हुआ। 1925 के अंदर में हेब्रू यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हुई और तैयार होने के बाद आज तक वर्ल्ड के जितने यहूदी हैं उसके अंदर में फ्री एजुकेशन करते हैं। ये केरला जैसा छोटा सा देश आज वर्ल्ड के अंदर में टेक्नोलॉजी के अंदर में, साइंस के अंदर में, मेडिसिन के अंदर में पूरे वर्ल्ड के ऊपर में अपना रुतबा रखता है, दबदबा रखता है। वर्ल्ड के बड़े बड़े देश वहां से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, वहां से मेडिसिन लेते हैं, वहां के साइंटिस्ट से सलाह लेते हैं। हमारे जो किसान हैं वहां जो अब इजराइल के अंदर में जाके वहां की जो कृषि टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ करके आते हैं। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है हमारे यहाँ पे, जो ड्रिप इरिगेशन है, वो इजराइल की देन है। ये है एजुकेशन की वैल्यू। नाउ अब उसके बाद में अभी रिसेंटली थोड़े साल 5-7 साल पहले सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद में देखा गया कि ये वर्ल्ड के किस किस रिलीजन के लोग कितने कितने हाईली एजुकेटेड हैं। उस एजुकेशन के अंदर में पाया गया कि 96% यहूदी वर्ल्ड के अंदर में शायद कहीं पर भी रहते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और बाकी रिलीजन के लोगों को देखा गया तो क्रिश्चियन अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट मिले, हिंदू अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट मिले, मुस्लिम 7% के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट मिले। कहाँ आपका हाईएस्ट 30-32% जो 25% से क्रिश्चियन, और कहाँ जो है यहूदी जो 96% पोस्ट ग्रेजुएट है, हाईली क्वालिफाइड है। दुनिया आज के जमाने के अंदर में एजुकेशन एंड एजुकेशन की जो तवज्जो जो देगा वही दुनिया के अंदर में राज करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ने हमको कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ने लग जाएगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा उसी के घर से शेर निकलने शुरू हो जाएंगे। यह शिक्षा ही है जो आपको बटन खोल करके जीने की इजाजत देती है। यह शिक्षा ही है जो आपके अंदर में गट्स एंड गम्सन डालती है। यह शिक्षा ही है जो आपको सर ऊंचा करके जीने की हिम्मत देती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही आज के जमाने के अंदर में, इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर में, इस पॉलिटिकल व्यवस्था के अंदर में अपने पूरे अधिकारों का वो हनन नहीं होने देगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देगा। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उस दिनों के अंदर में विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर के रूप में उभर चुके थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में इंग्लैंड के नेतृत्व के अंदर में जो एक बहुत बड़ी एक जीत हासिल करके वो प्रधानमंत्री बने थे। परंतु उनके कंट्री का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था पैसे में, और पैसे में खर्चा हुआ तो उन्होंने बजट कट करना शुरू किया। बजट कट करना शुरू किया तो सभी डिपार्टमेंट के, PWD डिपार्टमेंट कह दो या दूसरे जब डिपार्टमेंट कह दो, हेल्थ वाला कह दो, उनके सबके खर्चे कम कर दिए। परंतु एजुकेशन का खर्चा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का खर्चा, उसका बजट कम नहीं किया। जब वो बजट कम नहीं किया तो उनके दूसरे मिनिस्टर सब नाराज हो गए और उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे साथ में क्या दुश्मनी है आपकी जो हमारे डिपार्टमेंट के खर्चे कम कर रहे हो और एजुकेशन के खर्चे नहीं कर रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। तो विंस्टन चर्चिल ने जवाब दिया कि एजुकेशन जो है उसके खर्चे को कम नहीं किया जा सकता है। सड़कें टूट जाएगी तो कोई बात नहीं, नहीं बन जाएगी, बाद में बन जाएगी। हेल्थ यदि कोई भी आपकी खराब है तो उसके बाद इंप्रूवमेंट हो जाएगा। परंतु यदि एजुकेशन के अंदर में यदि खर्चा कम कर दिया तो हमारी एक जनरेशन बिना पढ़े लिखे रह जाएगी, और बिना पढ़े लिखे जनरेशन यदि पीछे रह जाती है तो एक जनरेशन पूरा पीछे रह जाती है। उसका खामियाजा हम कभी भी किसी भी दूसरे तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से एक विनती है, निवेदन है कि हमारे पास जितने भी फालतू के खर्चे होते हैं, मृत्यु भोज के अंदर में हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एक एक जिले के अंदर में 500 करोड़ रुपए का, 600 करोड़ रुपए का, 700 करोड़ रुपए का एक एक जिले के अंदर में मृत्यु भोज कर देते हैं। हम दुनिया भर के दूसरे फालतू खर्चों को कट करके, माताएं बहना बैठी है उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये सोने के अंदर में इन्वेस्टमेंट नहीं करे, और वो जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा बचा करके अपनी बच्चों की एजुकेशन के अंदर में करे। तो मैं समझता हूं कि हम एजुकेशन की तरफ में बढ़ेंगे तो हमारा समाज, हमारा ग्रामीण समाज आगे बढ़ेगा, गांव के लोग ऊपर आएंगे, गांव और शहर के बीच में खाई कम होगी, जो गरीबी और अमीरी के बीच में डिफरेंसेस कम होंगे। मैं आपको एक माता को उदाहरण देना चाहता हूं कि एक माता जिसका एक वो सोना, उसने 50 तोला सोना पहना हुआ है,
या उसने 100 तोला सोना पहना हुआ है, या खड़ी कर दो उसको, या सोने के अंदर में बना करके खड़ी कर दो। और दूसरी माता जिसका बेटा कोई आईएएस है या आर्मी अफसर है या बहुत बड़ा जो आईपीएस है या फॉरेन सर्विसेज के अंदर में है, उसको यदि उसको साथ में खड़ा कर दे कि एक माता का बेटा तो इतना बड़ा अधिकारी है, एक माता ने वो 100 तोला सोना पहना हुआ है, मैं समझता हूं कि आप सभी वो जिसके बेटा जितना बहुत बड़ा बन चुका है उसका सम्मान ज्यादा करोगे। सभा के अंदर में उसको बीच में पहले बुलाओगे, उसके घर के अंदर में चले जाओगे, उसके साथ में आप लोग कनेक्ट होना चाहोगे कि अरे इसका बेटा तो बहुत बड़ा अधिकारी है, सोने की तरफ में आपका मोह नहीं होगा। तो ये सोना जो है तब लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे जब आपके शिक्षा की खर्चे पूरे हो गए हो, और शिक्षा यदि आपके पूरे खत्म हो गए हैं तो उसके बाद में आपके पास पैसे बचते हैं तो आप कर सकते हो। परंतु शिक्षा के साथ में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करके हमारे जितने भी फालतू खर्चे हैं, मृत्यु बोझ है या किसी प्रकार के अफीम डोडा वगैरह है, उसको बंद करके हमको शिक्षा की तरफ में ध्यान देना चाहिए। गांव के अंदर में इतने ज्यादा हमारी ड्रग्स फैल रही है, ये जो जितने तस्करी करने वाले लोग हमारे युवाओं को टारगेट करते हैं। यदि हमारी जनरेशन खराब हो जाएगी, हमारे यदि युवाओं का डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका मानसिक और शारीरिक रूप से विकास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम मिलिट्री के अंदर में एक कहावत है हमारी कि बस कर रहा हूं, मिलिट्री के अंदर में कहावत है कि इट इज नॉट मशीन बट मैन बिहाइंड द मशीन विंस द बैटल। इसका मतलब यह है कि मशीनों से युद्ध नहीं दिया जाता है, मशीन के पीछे जो एक जवान बैठा हुआ है जो मशीन चलाता है उस तरीके से ही युद्ध दिया जाता है। यानी कि मानव संसाधन की वैल्यू है दुनिया के अंदर में। जिस जगह का मानव संसाधन ठीक हो गया, जिस जगह पे ह्यूमन एजुकेशन ठीक हो गई, माताएं बहनें पढ़ लिख गई और गांव की शिक्षा ठीक हो गई तो गांव आगे बढ़ जाएगा। आपके पास में रतूड़िया है, भणियाना है, वो खड़ीन वगैरह है, आसपास के गांव हैं जो कि जिसके अंदर में बेटर शिक्षा व्यवस्था थी, वो गांव आज आसपास के गांवों से बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो मेरी आप सभी से विनती है कि शिक्षा की तरफ में ज्यादा ध्यान दें ताकि हम आगे बढ़ सकें और सभी को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे